कैसी पत्नी हो तुम जिसे अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। कम से कम उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि अभी तक कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। गायत्री जी अपनी बहू भारती को डांटते हुए बोली, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके ही हैं। आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। भारती ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया। हाँ, मैं तो माँ हूं ना, मैं तो फोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ सिर्फ आरती उतारने के लिए लेकर आए हैं? गायत्री जी ने पलटकर जवाब दिया। पर इस बार भारती ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए गायत्री जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर मयंक को फोन लगाने लगी। लेकिन मयंक ने फोन नहीं उठाया। ये मयंक भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसी ही आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं उसे। अरे पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती है, और एक इसे देखो तो। अब तक मयंक को सुधार नहीं पाई बड़बड़ाती हुई गायत्री जी वापस बाहर आई तो देखा भारती अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो वो सो चुकी थी। गायत्री जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये? पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई। बेशर्म कहीं की गायत्री जी ने फिर से मयंक को फोन ट्राई किया, लेकिन मयंक ने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को 12:30 बजे घर की बेल बजी। गायत्री जी ने भागकर दरवाज़ा खोला तो बाहर मयंक को नशे में हालत में खड़े देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर गायत्री जी उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं, बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? गायत्री जी उसे डांटते हुए बोली। लेकिन उसे होश हो तब तो वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो गायत्री जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था और अब दो दो लोग मिलकर पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में मयंक अभी भी सोया पड़ा था, जबकि भारती ये वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। गायत्री जी को देखते ही भारती ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर गायत्री जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय? गायत्री जी की बात सुनकर भारती मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? भारती की बात सुनकर गायत्री जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर भारती बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने के लिए। शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है? वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो आप भी माँ जी? वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। कहकर भारतीय वहां से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब मयंक शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से गायत्री जी की तरफ देखा तो गायत्री जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसीलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। गायत्री जी की बात सुनकर भारती हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी तो दांव पर लगा दी।
पूरी रात भारतीय के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन भारतीय पग फेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं। माँ ने जरूर इतना कहा, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ रखेंगे, इसकी तू उम्मीद मत कर। भारती को समझ ही नहीं आया कि वो करें क्या, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी मयंक शराब पीकर आता तो भारती रोती परेशान होती, पर गायत्री जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभला कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले मयंक ने शराब के नशे में भारती की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि भारती ने उसे शराब पीने से रोका था। गायत्री जी ने उसमें भी भारती की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी? मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा, तो बेचारा क्या ही करेगा? थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो कर ही क्या लोगी तुम? दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रख रखा है वही बड़ी बात है। सो भारती ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो और रोते रहो, या फिर बेशर्म हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। भारती ने दूसरा रास्ता चुना। भारती को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि मयंक उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो भारती से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए वो अब मयंक से जब वो नशे में होता तो ज्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो गायत्री जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मयंक ने नशे की हालत में गायत्री जी के कहने पर उसके साथ काफी गाली गलौज किया था, इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो वो थी ही, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए? इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहां से कॉल आया था तो आज वहीं जा रही थी। वहां पहुंची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे जरूरी पेपर्स डिपॉजिट कर दिए और उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौट कर आई तो मयंक भी होश में आ चुका था। गायत्री जी गुस्से में बैठी उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा गायत्री जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हों, उससे कोई लेना देना नहीं बेशर्म कहीं की। गायत्री जी की बात सुनकर भारती बोली, कैसी बात कर रहे हो आप माँ जी? खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे आप? भारती कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम तो मायके पहुंची ही नहीं, अचानक मयंक ने कहा। मयंक की बात सुनकर भारती ने मयंक की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ, ये देखो, ये होता है औरत का त्रिया चरित्र। मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। गायत्री जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूं ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है भारती? तुम्हारी सारी जरूरत तो मैं पूरी कर रहा हूं। मयंक ने शांतिपूर्वक भारती से पूछा। तब भारती ने कहा, मुझे मेरे मायके का कोई संबल नहीं है, मुझे अपना संबल खुद बनना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूं। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूं ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूं कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर मयंक सकते में आ गया, जबकि गायत्री जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने के बात कर रही है, बेशर्म, अपना घर अपने हाथों ही तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करें, बल्कि जो है उसे भी बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जिसकी अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए मयंक जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? मयंक काफी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है,
जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका लूंगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहां भारती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं गायत्री जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। आखिर इतनी कोशिश करके जो काम गायत्री जी नहीं कर पाई, वो भारती ने कर दिया। दूसरे दिन ही मयंक ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों मशक्कत के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ और उसने कुछ दिन में ही शराब पीना छोड़ दिया। और आज गायत्री जी अपनी उसी बेशर्म बहू की नज़र उतारती नहीं थकती। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।